जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एसएससी प्रिपरेशन जोन। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2023 इंग्लिश प्रीवियस क्वेश्चन का ये सोल्यूशन सीरीज है, जिसमें से ये आपका सेट नंबर 9 है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, आपको पहले क्वेश्चन में रेवेज जो वर्ड है, इसका आपको सिनोनिम बताना है। लास्ट वीक्स रेन रेवेज द होल सिटी। तो पहले जानते हैं कि रेवेज का मतलब क्या होता है। रेवेज का मतलब होता है दोस्तों, काफी पर्याप्त मात्रा में क्षति करना, डिस्ट्रक्शन करना, विनाश करना। ठीक है, इसका एंटोनिम सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है रूइन। रूइन का मतलब होता है बर्बाद करना, क्षतिग्रस्त करना, डिस्ट्रक्ट करना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन किन्हीं हो। देखिए, रीअफर्म का मतलब है फिर से कंफर्म करना, किसी चीज को पुनः आश्वासित करना, एसर्ट अगेन। तो ये आपका देखिए, ये नहीं होगा पहला। दूसरा है रेसिन। रेसिन का मतलब है रद्द करना, किसी चीज को कैंसिल करना। चौथा है रिट्रैक्ट, पुनः किसी चीज को वापस लेना, टेक बैक, टेक बैक। ठीक है दोस्तों, देखिए इनमें से किसी का भी मीनिंग सिमिलर इसके साथ कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी के मीनिंग मैंने बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 पे यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ये जो फंडामेंटल नेसेसिटीज आपको ग्रीन कलर में दिख रहा था, ये इसमें कुछ नहीं करना है आपको। ये डेली अरेंजमेंट्स जो है ना, इसके बदले में इनमें से कौन सा सब्स्टिट्यूट्स आ सकता है? डेली अरेंजमेंट्स के बदले इनमें से कौन सा आ सकता है? नेशनल डेवलपमेंट, एक बार पहले हम इस सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। नेशनल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज एन इम्प्रूवमेंट इन पीपल्स डेली अरेंजमेंट्स, the provision of fundamental necessities to citizens such as food, education, social services, medical help and so on, as well as an increase in per capita income। कह रहा है कि राष्ट्र का जो विकास है, हम किस तौर पे आंकते हैं कि हमारा राष्ट्र जो है विकास की ओर अग्रसर है, कैसे डिफाइन करते हैं? तो उसमें डेली अरेंजमेंट्स किन किन चीज़ों को हम एनालिसिस करते हैं। तो उसमें क्या क्या है कि प्रोविजन है फंडामेंटल नेसेसिटी, हमारे मूलभूत सुविधाएं, हमारे मूलभूत ज़रूरतें क्या है हर इंसान के लिए, जैसे खाना है, शिक्षा है, सोशल सर्विस है, मेडिकल हेल्प है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और एज वेल एज हमारा इन पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय कितना इंक्रीज हो रहा है, उससे हम आंकते हैं कि हमारा देश कितना प्रगति कर रहा है। तो इसमें जो डेली अरेंजमेंट वर्ड है, तो डेली अरेंजमेंट के बदले इनमें से कौन सा आ सकता है? देखिए, डाइविंग टेक्निक। तो किसी इस ये जो डाइविंग टेक्निक है, डेली अरेंजमेंट के बदले नहीं आ सकता। आपको केवल ये देखना है कि बाकी की देखिए डाइनिंग कैटेगरी केवल खाने से आप नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। नहीं, मान के चलिए आप खाना बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको एजुकेशन अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आप अपने लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव नहीं हो रहा है। एग्जिस्टिंग क्लाइमेटिज, क्लाइमेटिज का मतलब ही होता है आपदा। तो ये भी गलत है। केवल एक चीज से नहीं डिसाइड कर सकते, इसमें बहुत सारे पहलू शामिल हैं। तो आप एक ओवरऑल एक वर्ड बोल सकते हैं, लिविंग कंडीशंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है, इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन जो है सही है। दे सॉ द ब्यूटीफुल डैश ऑफ द गॉड्स इन द टेम्पल। देखिए, तो मंदिर में क्या होता है? भगवान की मूर्ति होती है, तो आइडल्स होता है उसका। मूर्ति को क्या बोलते हैं? आइडल, IDOL। ठीक है, ये आइडल्स गलत है, केवल एस लगता है अगर उसको प्लूरल बनाना है तो। ठीक है दोस्तों, बाकी के ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी जो है गलत है, क्योंकि ये आइडल्स का गलत स्पेलिंग है, ईएस नहीं लगता है इसमें, केवल एस लगता है। आइडियल्स का मतलब होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल ये होता है, और एक आपका होता है PRINCIPL, प्रिंसिपल। जो ये जो प्रिंसिपल है आपके स्कूल वाले प्रिंसिपल, अगर एल है तो स्कूल वाले प्रिंसिपल है, और ये प्रिंसिपल का मतलब है सिद्धांत, आपकी अवधारणा है, कॉन्सेप्ट, किसी चीज को करने का, वो होता है प्रिंसिपल। आइडल्स, आपका जो चौथा ऑप्शन है आइडल, आइडल का मतलब होता है सुस्त, आलसी। तो ये हो जाएगा आपका लेजी, इनएक्टिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है कि आपको सब्स्टिट्यूट बताना है। जो अंडरलाइन पार्ट है उसका सब्स्टिट्यूट कौन सा है? जैसे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल, यानी शराब के नशे में, नशे की हालत में,
द ट्रैफिक सर्जेंट proved through the test that Raj was under the influence of drugs and alcohol. जो ट्रैफिक अधिकारी था उसने प्रूव कर दिया कि टेस्ट के द्वारा कि राज जो है वो नशे की हालत में था। तो इनमें से सारे ऑप्शन देखते हैं सबका क्या मतलब है। देखिए, इनएब्रिएटेड का मतलब होता है ड्रंक, नशे में, इंटॉक्सिकेटेड, ठीक है। और सिमोनाइज्ड का मतलब होता है पॉलिश करना, पॉलिश पेंट वगैरह करना, मोस्टली किस चीज़ का, कार का, मोटर कार का पॉलिश करने को बोलते हैं सिमोनाइज। पोनीड, पोनीड का मतलब है पे, पे करना, पैसे देना, मोस्टली किसी ट्रस्ट में किसी को जब आप डोनेशन देते हैं, दान पुण्य करते हैं, उसको बोलते हैं, या किसी सर्विस के लिए पे करता है उसको पोनी बोलते हैं, PONY होता है, ये पोनी का थर्ड फॉर्म है, ठीक है दोस्तों। पोक्ट का मतलब है गड्ढा, किसी सतह पर गड्ढा गड्ढा निकला, जैसे चंद्रमा पर गड्ढा गड्ढा है तो सब बोल सकते हैं पोक्ट। हैविंग होल्स, होलो मार्क्स, छोटे छोटे गड्ढे होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, ही डज नॉट बाई शर्ट्स, इसका पैसिव वॉइस बनाना है आपको। देखिए, ही डज नॉट बाई शर्ट्स, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम और आर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो शर्ट्स है क्या है, ये प्लुरल है, तो ये आपका जो शर्ट्स ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, तो शर्ट्स यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया चारों ऑप्शन में देखेंगे। लेकिन शर्ट्स क्या है, प्लुरल है, तो इनके साथ आपका प्लुरल वर्ब आर आना चाहिए, क्योंकि जैम आर यूज होता है। तो देखिए, आर केवल 2 ऑप्शन में आया है, तो बाकी में ऑप्शन सी और डी में देखेंगे कि आपका वर है, तो इन दोनों ऑप्शन को ऐसे काट देंगे, गलत हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, पर यहाँ पर देखिए बॉट है और यहाँ पे ब्राउट है, तो बाई का थर्ड फॉर्म बाउट होता है, ना कि ब्राउट होता है, ये ब्रिंग का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, और ये बाई का थर्ड फॉर्म है, तो आपका पहला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पर आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूज द इंडिफिनिट आर्टिकल। इन चारों सेंटेंस में से बताओ कि कौन सा सेंटेंस है जिनमें इंडिफिनिट आर्टिकल का सटीक यूज हुआ है। सी परचेज और एप्पल, देखिए एप्पल के साथ ए नहीं आता है, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी पे आएंगे, सी परचेज एन एप्पल इन द मार्केट विथ मी, ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सी में देखिए एप्पल के साथ कोई आर्टिकल आया ही नहीं है, और डी में भी ए आया है और ए में भी ए आया है, तो ये गलत हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर आपका क्वेश्चन जो है, इसमें भी पैसिव वॉइस बनाना है आपको। इसमें देखिए आपका जो टेंस है, सी इज बिल्डिंग अ न्यू हाउस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज एम आर आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह आएगा। लेकिन आपको मैं बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट के साथ जिसमें वर्ब में ING लगा होता है, तो जब पैसिव बनता है तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का यूज होता है। अब देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर होगा, ठीक है। अब हाउस के लिए और न्यू हाउस के लिए इज ही आएगा, तो इसमें देखिए इज किस में है, देखिए पहला ऑप्शन में इज है, बाकी किसी भी ऑप्शन में इज नहीं है, तो आपका पहला ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन को चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, जिससे आपका जल्दी हो जाएगा, ठीक है, टाइम लॉस आपका नहीं होगा। अ न्यू हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय हर, ऑप्शन ए इज राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर में आपको बताना है एस्पिरियस वर्ड का सिनोनिम। देखिए पिछले सेट में एस्पिरियस आ चुका है, तो मैं आपको बार बार कहता हूँ, SSC क्या करता है, वर्ड्स वोकैब ज़्यादातर रिवाइज करता है, तो आपसे मेरी बिल्कुल मतलब कंपलसरी सलाह यही है कि आप वर्ड्स को भूले नहीं, बार बार रिवाइज करें वर्ड को। प्रीवियस पेपर वर्ड तो बिल्कुल चाट जाओ, क्योंकि उनसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अब चूंकि नए वर्ड की बात करेंगे तो नया वर्ड जो आएगा वो सबके लिए नया रहेगा, लेकिन जो प्रीवियस पेपर अगर किसी को आ गया और आपको नहीं है, तो आप वहाँ पे पीछे हो जाएंगे और सामने वाला बंदा आगे हो जाएगा, क्योंकि उसने प्रीवियस पेपर सारे कर रखे हैं, ठीक है, और SSC प्रीवियस पेपर को ही रिवाइज करती है, तो आप प्रीवियस पेपर को नहीं छोड़ेंगे। एस्पिरियस का मतलब होता है फेक, नकली, जाली। इफेक्टिव का मतलब होता है जो डिजायर्ड रिजल्ट दे, प्रभावशाली, इफेक्टिव होता है प्रभावशाली। और फ्रॉडुलेंट का मतलब होता है धोखा, कपट, छल। स्पेसियस मतलब
जिसमें स्पेस ज़्यादा रूम हो। ट्रेंडी मतलब फैशन, जो फैशन में चल रहा हो। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे फेक, नकली, और एक धोखा, फ्रॉडुलेंट, कपटी आदमी क्या है, नकली ही है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। आपको इंट्रिगिंग वर्ड का सिनोनिम बताना है। देखिए, इंट्रिगिंग का मतलब होता है कैप्टिवेटिंग, आकर्षक, अट्रैक्टिव, फैसिनेटिंग। फैसिनेट का मतलब आकर्षित करना, कैप्टिवेट, ग्लोरीफाइंग का मतलब है प्रेज, प्रशंसा करना, और सेलिब्रेट करना। रेविसिंग का मतलब ये होता है अट्रैक्टिव, आकर्षक, सुंदर, वेरी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। स्टनिंग का मतलब भी आकर्षक होता है, और इंटरेस्टिंग का मतलब रुचिकर होता है। देखिए, लगभग सबका सेम आप बता सकते हैं, लगभग सबका सेम है, और इंटरेस्टिंग भी लगभग सेम है, पर एसएससी ने जो आंसर दिया वो आंसर आपका डी है, इंटरेस्टिंग यानी आकर्षण। इंट्रिगिंग का जो सिनोनिम दिया गया है वो इंटरेस्टिंग दिया गया है, पर मेरे ख्याल से सबका मतलब लगभग सेम है। ठीक है, हालांकि ग्लोरीफाइंग नहीं, रेविसिंग और स्टनिंग दोनों आकर्षक है, और इंटरेस्टिंग का मतलब भी कोई चीज रुचिकर है, नहीं आकर्षक ही है वो भी, पर एसएससी ने जो आंसर दिया है वो डी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक ये जो रेड कलर वाला सेंटेंस है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपको बताना है कि इनमें से किस पार्ट में एरर है। देखिए, यहाँ पे सजनी हैड इंटरफेयर इन दिस मैटर। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है इंटरफेयर, तो ऑप्शन ए में आपका गलत है, इंटरफेयर्ड यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, आपका 11 नंबर जो क्वेश्चन है, आपको PQRS दिया गया है। इसमें देखिए S1 और S6 ये फिक्स हैं, और इनके बीच में जो PQRS है, इनके सीक्वेंस को आपको ठीक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले S1 को पढ़ेंगे, सारे सेंटेंस को बारी बारी से पढ़ लेंगे, उसके बाद सीक्वेंस बैठाएंगे। टुडे द वर्ल्ड हैज बिकम अ मच स्मॉलर प्लेस थैंक्स टू द एडवेंचर्स एंड मिराकल्स ऑफ साइंस। कह रहा है कि आज पूरा विश्व एक छोटा जगह बन चुका है, बहुत ही छोटा जगह बन चुका है। कारण क्या है? साइंस के चमत्कार के कारण। वी आर स्लोली रियलाइजिंग दैट द वर्ल्ड इज अ सिंगल कोऑपरेटिव ग्रुप। धीरे धीरे हम ये चीज रियलाइज कर रहे हैं कि जो पूरा संसार है वो एक छोटा कोऑपरेटिव ग्रुप बन चुका है। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है? अदर रिलीजन्स हैव बिकम फोर्सेज विथ विच वी हैव टू रेकॉन। कह रहे कि जो दूसरे धर्म हैं वो ताकत के तौर पर उभरी हैं, जिसे हमें मानना पड़ता है या मानना चाहिए कि भी दूसरे धर्म ताकत के तौर पर उभरी हैं। एंड वी आर सीकिंग फॉर विच, और हम ऐसे रास्तों की खोज कर रहे हैं, एंड मीन्स बाई विच वी कैन लिव टुगेदर इन पीस एंड हार्मोनी। अब दूसरे धर्म भी मतलब बराबर में या सेम ताकत के साथ विश्व में उभरी हैं, जिस चीज़ को हमें मानना चाहिए, और हम ऐसे रास्तों की खोज कर रहे हैं, ऐसे हम संसाधन ढूंढ रहे हैं जिसके जरिए हम सारे लोग एक साथ पीस, शांति के साथ रह सकें। आर कह रहा है कि मिंगलिंग ऑफ पॉपुलेशन इज ब्रिंगिंग अबाउट इंटरचेंज ऑफ थॉट। लोगों का घुलना मिलना जो है, इंटरचेंज ऑफ थॉट आता है। लोगों के एक साथ घुलने मिलने से, एक जगह रहने से, एक परिवेश में रहने से उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो ओपिनियन है, वो एक दूसरे में समझते हैं। अपने ओपिनियन दूसरे के ओपिनियन समझते हैं, अपने ओपिनियन समझते हैं। मिंगलिंग ऑफ पॉपुलेशन इज ब्रिंगिंग अबाउट इंटरचेंज ऑफ थॉट। लोगों के मिलने जुलने से आप एक दूसरे की सोच समझ में आती है। इस कह रहे कि फॉरेन नेशंस हैव बिकम आवर नेक्स्ट डोर नेबर्स। जो विदेशी देश हैं, जो वो हमारे पड़ोसी बन चुके हैं। नेक्स्ट डोर यानी हमारा जो घर का पड़ोसी होता है वो वैसे बन चुके हैं। वी कैन नॉट हैव रिलीजियस यूनिटी एंड पीस सो लॉन्ग एज वी असर्ट दैट वी आर इन पोजेशन ऑफ द लाइट एंड ऑल अदर्स आर ग्रोपिंग इन द डार्कनेस। हम तब तक
धार्मिक यूनिटी नहीं ला सकते या शांति नहीं ला सकते जब तक हम ये सोचते हैं कि हम अच्छे हैं या हमारा धर्म बेहतर है बाकियों के मुकाबले, या जब तक हम रोशनी में है ये समझे कि बाकी लोग अंधेरे में है, यानी वो गलत रास्ते पे जाए, तब तक हम रिलीजियस पीस नहीं ला सकते हैं। तो इसमें देखिए जो सेंटेंस क्यू है उसमें रिलीजन की बात कही गई है, अदर रिलीजन, फिर कह रहे कि धार्मिक पीस हम तब तक नहीं ला सकते, तो क्यू के बाद S6 होगा, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सीधे ऑप्शन ए करके यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, आप निकल जाएंगे यहाँ से। नहीं तो अगर आप इनको सारे सीक्वेंस को बैठाना है तो आगे पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए पहला आपका क्या होगा, S1 में क्या कह रहा है कि पूरा विश्व एक छोटा सा स्थान बन चुका है साइंस के मिराकल के कारण। अब कह रहे हैं कि फॉरेन नेशन बिकम और नेक्स्ट डोर। अब चूंकि पूरा विश्व एक छोटा सा स्थान बन चुका है, तो जो हमारे देश हैं फॉरेन, जो विदेशी जो लोग हैं वो हमारे क्या बन चुके हैं, वो हमारे पड़ोसी बन चुके हैं। तो इस S1 के बाद सीधा S आएगा, यानी पहला सेंटेंस आपका S से स्टार्ट होगा। फिर मिंगलिंग ऑफ पॉपुलेशन इज ब्रिंगिंग अबाउट इंटरचेंज ऑफ थॉट, करे कि सब देखिए कैसे सीक्वेंस बढ़ा है। पहले पूरा विश्व एक छोटा देश है, जो विदेशी जो दूसरे कंट्री हैं वो हमारे पड़ोसी हैं, और अब कह रहे कि जब लोग एक साथ रहते हैं तो उनके विचारों का आदान प्रदान होता है, और फिर कह रहे कि हम धीरे धीरे चीज रियलाइज करते हैं। द वर्ल्ड इज ए सिंगल कोऑपरेटिव ग्रुप। जब सब लोग एक साथ रहने लग गए तो क्या हो गया, ये पूरा विश्व एक ही ग्रुप बन गया, एक ग्रुप बन गया, ठीक है। पी हो जाएगा, उसके बाद क्यू, और उसके बाद S6 आएगा, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर, आपको 12 नंबर में बताना है, इडियम का मीनिंग बताना है। बैड आयरन, आयरन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है आपको लक को, फॉर्चून को। आयरन का मतलब यहाँ पे लक और फॉर्चून। तो बैड लक, बैड मतलब बुरा, आयरन यानी बैड लक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, बताना है इनमें से किस सेंटेंस में स्पेलिंग एरर है। तो अब जब आप इन चारों सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे टेमिंग जो वर्ड है, यहाँ पे टेमिंग, ये यहाँ पे गलत है, इन तीनों में गलत है, पहले दूसरे ABC में गलत है, ये सारे गलत हो जाएंगे आपके, ABC कोई नहीं होगा, राइट आंसर डी होगा। टीमिंग का मतलब भरा हुआ, टीम का मतलब क्या आता है, टीम। तो इंडियन जो टीम है क्या है, भरा हुआ है खिलाड़ियों से, टीम। द मॉल रोड ऑफ आवर सिटी इज ऑलवेज टीमिंग विथ स्ट्रीट वेंडर्स। हमारे सिटी का जो मॉल रोड है वो हमेशा स्ट्रीट वेंडर से भरा रहता है, जो गली में सामान बेचते हैं उनसे भरा रहता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है रेस्पेक्टफुल। अब तक आपको 3 सिनोनिम आ चुके हैं इसमें, रेस्पेक्टफुल का आपको सिनोनिम बताना है। तो सेंटेंस पढ़ लेते हैं। आई ऑलवेज एंजॉय द कंपनी ऑफ रेस्पेक्टफुल टीचर, मैं हमेशा आदरणीय शिक्षकों की कंपनी को एंजॉय किया। ऑप्शन ए एडमायरिंग यानी प्रशंसा करना, तारीफ करना किसी की। तो देखिए अगर हम किसी की तारीफ करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि हम उसका रेस्पेक्ट करें, अगर कोई छोटा बच्चा है तो भी हम उसकी तारीफ कर देते हैं, तो जरूरी नहीं कि रेस्पेक्ट करें, तो ये नहीं होगा आपका। डेरोगेटरी का मतलब है अपमानजनक, एडमायरिंग यानी प्रेजिंग, डेरोगेटरी का मतलब है अपमानजनक। ब्यूटीफुल आपका इंसोलेंट, उदंड, असभ्य बोल सकते हैं, अनसिविलाइज्ड। ब्यूटीफुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेस्पेक्टफुल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल यानी जो अपने काम को अहमियत देता है, सही से काम करता है, उसको हमेशा रेस्पेक्ट मिलेगी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 आपका फिलर है। स्वीटी हैज बीन डैश सिंस हर पेंटिंग वोन फर्स्ट प्राइज। ये सारे इडियम फ्रेज का मतलब जानेंगे, उसके बाद इसको फिल करेंगे। देखिए वर्किंग ऑन एक्सेल्स का मतलब होता है वेरी केयरफुल, टू डू समथिंग विथ केयर,
किसी चीज को काफी सावधानी पूर्वक करना। वेटिंग इन द विंग्स, वेटिंग इन द विंग्स का मतलब होता है वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी। ठीक है। वॉकिंग इनटू द लायंस डेन, जानबूझकर खुद को खतरे में डालना, डेंजर। वॉकिंग ऑन एयर, वेरी हैप्पी। अब देखिए, स्वीटी हैज बीन सिंस डैश हर पेंटिंग वन फर्स्ट प्राइज। यहाँ से देखिए, जब से उसने पहला अपना प्राइज जीता है तब से क्या होगी, वो खुश होगी। वॉकिंग ऑन एयर, स्वीटी तब से खुश है जब से उसने अपना पहला इनाम जीता है, सॉरी हाँ पहला इनाम जीता है। चलिए अब देखिए कैसे याद करें। वॉकिंग ऑन एक सेल, मतलब अंडे के ऊपर चलना है, ढेर सारे अंडे रखे हैं उनके ऊपर चलना है, तो आपको कैसे चलना होगा, ध्यान से चलना होगा, नहीं तो अंडे टूट जाएंगे, है ना। तो वेरी केयरफुल। वेटिंग इन द विंग्स, मान के चलिए अगर मनुष्य को पंख लगा दिया जाए, पंख लग रहा है तो आप उड़ने के लिए क्या हो जाएंगे, बेताब होंगे कब पंख लगे कि मैं उड़ूं। तो वेटिंग इन द विंग्स, वॉकिंग इनटू द लायंस डेल, तो आप यहाँ पे शेर के मांद में जा रहे हैं, तो खुद को क्या कर रहे हैं, खतरे में ही डाल रहे हैं। नेक्स्ट 70 नंबर आपको बताना है, वर्बोज वर्ड का श्रेणी बताना है। ही बिकेम वर्बोज आफ्टर ए फ्यू ड्रिंक्स, और कुछ ही ड्रिंक्स पीने के बाद, थोड़ा सा ही पीने के बाद वो बहुत ज़्यादा बोलने लग जाता है। वर्बोज का मतलब है जरूरत से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल, जितना शब्दों का उपयोग ना हो उससे ज़्यादा शब्द को बोलना। तो टॉकेटिव का मतलब हो जाए, टॉक मतलब बोलना, टॉकेटिव मतलब बातों नहीं, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। एग्रेसिव का मतलब होता है ऑफेंसिव, आक्रामक। डिसिसिव का मतलब होता है क्रिटिकल, निर्णायक। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है विस्तृत, काफी डिटेल में, हर पहलू को ध्यान में रखते हुए विस्तृत कोई भी जानकारी, एग्जॉस्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 80 नंबर है। अ लार्ज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। इसमें आपको अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, मछलियों का वो समूह जो एक साथ तैर रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सोल। क्या होता है, सोल। स्ट्रीम का मतलब पानी की धारा होता है। सिफ का मतलब होता है गट्ठर होता है, किसी चीज का बंडल, पुआल का बंडल हो गया, किसी फसल का बंडल हो गया, है ना, या स्टिक्स का बंडल, उसको सिफ बोलते हैं। स्ट्रिंग मतलब धागा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है एंटोनिम बताना है 90 नंबर क्वेश्चन में। इलोक्वेंट का मतलब होता है वो पर्सन जो लिखने और बोलने में कुशल हो। फ्लुएंट, इसका एंटोनिम क्या होगा, देखिए। मोडेस्ट का मतलब होता है मध्यम वर्ग का। हम्बल का मतलब होता है विनम्र। क्रूशियल का मतलब होता है क्रिटिकल, निर्णायक या डिसिसिव। इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा। इम्पोर्टेंट का मतलब है नपुंसक, अनेबल टू हैविंग सेक्स, या अनेबल टू पावर या इन्फ्लुएंस एनीवन। देखिए जो अब इसमें उतना हद तक तो नहीं मिलता है, लेकिन बाकी ऑप्शन के मुकाबले देखा जाए तो सी सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है, क्योंकि अगर कोई पर्सन किसी को तब इन्फ्लुएंस करेगा जब उसके अंदर इलोक्वेंट होगा, यानी बोलने की क्षमता होगी, लिखने की क्षमता होगी, तभी तो वो किसी को इन्फ्लुएंस कर पाएगा। तो वो इम्पोर्टेंट यानी, और किसी के अंदर इम्पोर्टेंट यानी पावर नहीं हो किसी चीज़ को करने की, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इम्पोर्टेंट, नपुंसक भी बोलते हैं। अनेबल टू हैव सेक्स। नेक्स्ट 20 नंबर आपका फिलर है, और इसमें आपको एज कैटल आर टू हॉट सो आर बर्ड्स टू। देखिए इसमें एनालॉगी दिया गया है जो कि आप इडियम सॉरी रीजनिंग में आपको एनालॉगी आता है। जैसे कि अगर देखिए कैटल के समूह को हॉट बोलते हैं तो बर्ड्स पक्षियों के समूह को क्या बोलेंगे, एज कैटल्स आर टू हॉट सो बर्ड्स टू फ्लॉक लिटर पैक स्ट्रिक। क्या फ्लॉक होता है,
फ्लॉक का मतलब होता है पक्षियों का समूह, मोस्टली छोटे छोटे पक्षियों के समूह को बोलते हैं फ्लॉक। तो आपका ए राइट आंसर। लिटर हो जाएगा कुत्ते या बिल्ली के जो ग्रुप होते हैं, कैट या डॉग के ग्रुप को, छोटे जानवर के बच्चों के समूह को लिटर बोलते हैं। पैक यानी जंगली जानवरों के समूह को। वाइल्ड एनिमल जैसे वुल्फ भेड़िया हो गया, जंगली कुत्ता हो गया। स्ट्रिक का मतलब होता है, स्ट्रिक मतलब होता है, देखिए जो पक्षी जब ऐसे उड़ता है ना, पक्षी मान के चलिए एक पक्षी आगे रहता है, ऐसे ऐसे ग्रुप बना के ऐसे ऐसे उड़ता है, मतलब इस शेप में। ये जो पैटर्न होता है पक्षियों के उड़ने का, जो पैटर्न होता है उससे स्ट्रिक बोलते हैं। द फ्लाइट पैटर्न ऑफ ग्रुप ऑफ बर्ड, तो पक्षियों के फ्लाइट पैटर्न को बोलते हैं स्ट्रिक। चलिए नेक्स्ट, अब आपको 21 से लेकर 25 तक में आपको क्लोस्टिस्ट है। इसमें मान के चलिए क्लोस्टिस्ट नहीं, फीलर्स ही हैं, बस इसको एक साथ जोड़ दिया गया है और एक पैराग्राफ बना दिया गया है। तो आपको क्या करना है, ये मोस्टली फिलर ही बनाना है। तो आप क्या करेंगे, इसको एक बार बिना फिल किए हुए इसको पढ़ेंगे उसके बाद। तो चलिए दोस्तों मैं फिल करवाता हूँ आपको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऑल स्टेट्स यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेज इन उत्तर प्रदेश वन ऑफ द डैश इन इंडिया, वी विल डैश अ सेव वाटर रिचुअल नेम जल भरो इन प्लेस ऑफ लैम्प लाइटनिंग, यहाँ पे ING छूटा गया है, लैम्प लाइटिंग टू इनोग्रेट देयर एनुअल कन्वोकेशन। देखिए करेक्ट, ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, उनमें से वन ऑफ द डैश इन इंडिया, वन ऑफ द डैश इन इंडिया। ऑप्शन की बात करते हैं तो ये देखते हैं, मोर बिग स्टेट्स, बिग स्टेट, बिगेस्ट स्टेट्स या बिगर स्टेट्स। तो उत्तर प्रदेश क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द आ गया, वन ऑफ द, तो द जब आ गया तो यहाँ पे डिग्री कौन सा आएगी, बिगेस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जब हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है उसी में केवल बिगेस्ट लिखा गया है। बिगेस्ट स्टेट्स यानी बड़े राज्यों में से एक, उत्तर प्रदेश क्या है, बड़े राज्यों में से एक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। The all states, universities and colleges in उत्तर प्रदेश one of the biggest in India, यानी उत्तर प्रदेश भारत के बड़े राज्यों में से एक राज्य है जिसके सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस will अब 22 पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे जो ये नो जो है, ये नो नहीं है, विल डैश अ सेव वाटर रिचुअल नेम, एक जल बचाओ अभियान चलाएंगे जिनका नाम है जल भरो, लैंप लाइटिंग के जगह पर, इन प्लेस ऑफ लैंप लाइटिंग टू इनोग्रेट देयर एनुअल कन्वर्सेशन। अब जैसे कि कोई भी दीक्षांत समारोह जब होता है, मान के चलिए कोई ग्रेजुएशन करता है कहीं किसी कॉलेज से, तो लास्ट में जब आपका एक प्रोग्राम होता है, फेयरवेल होता है, तो उसमें क्या ये लोग बोल रहे हैं कि उसमें लैंप लाइटनिंग की जगह हम क्या करेंगे कि एक सेव वाटर कैंपेन चलाएंगे, जल भरो जिसका नाम रहेगा। तो इंडिया विल इन इंडिया, तो उत्तर प्रदेश क्या करेगा, विल डैश अ सेव वाटर। तो ऑप्शन देखते हैं 22 में, विल। देखिए विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा ना, ऑर्गेनाइजिंग, हैव, मैनेज्ड, मर्जिंग। विल के बाद क्या आएगा, सिंपल सा वर्ब आएगा। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब सोचेंगे विल के साथ अगर ING लाना तो विल के बाद बी आना चाहिए, विल हैव मैनेज्ड नहीं, अभी कह रहे कि आगे फ्यूचर में ये ऐसा प्रोग्राम कर रही है ना। मैनेजिंग, विल के बाद मैनेजिंग वर्ब का तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए ऑर्गेनाइज हो जाएगा। और इसमें कह रहा है कि ऑल स्टेट एंड कॉलेजेज इन उत्तर प्रदेश वन ऑफ द बिगेस्ट इन स्टेट्स इन इंडिया, भारत में बड़े राज्यों में से एक जो राज्य उत्तर प्रदेश, वो एक कैंपेन चलाएगा जिसका नाम है जल भरो। दूसरा हो गया विल ऑर्गेनाइज अ सेव वाटर रिचुअल नेम जल भरो इन प्लेस ऑफ लैंप लाइटनिंग टू इनोग्रेट देयर एनुअल कन्वोकेशन, यानी दीक्षांत समारोह में सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेज क्या करेंगे कि जल भरो कैंपेन चलाएंगे। द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु इज ऑल्सो चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी
instructed that every university and college in the state should install rain water harvesting plants on its campus। कह रहे हैं कि जो राज्य के गवर्नर हैं, जो कि चांसलर भी होते हैं सारे यूनिवर्सिटीज के, है ना, इंस्ट्रक्टेड, उन्होंने निर्देश दिया कि जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और कॉलेज हैं वो अपने कैंपस में क्या करेंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स इंस्टॉल करवाएंगे। यानी हर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो बारिश की जल है, बारिश की जो जल है उसको हार्वेस्ट करने का, उसको इकट्ठा करके वाटर, जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है उसको इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं कि रेन वाटर को, बारिश की जल को संग्रहित करते हैं और उसे ज़मीन के अंदर अच्छे से ट्रांसप्लांट करते हैं ताकि वो हमारा जो ज़मीन का वाटर लेयर है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यूनिवर्सिटी और या कॉलेज कैंपस में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल करवाएंगे। जल भरो सिग्निफाइज, जल भरो किसको क्या दर्शाता है? जल भरो सिग्निफाइज द डैश, जल भरो सिग्निफाइज डैश द विजन ऑफ जल शक्ति। ये जो हमारी मिनिस्ट्री बनी हुई है जल शक्ति, जल शक्ति मंत्रालय बन गया है जब मोदी गवर्नमेंट में, वाटर सेफ वाटर के रिगार्डिंग से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो जल शक्ति के क्या करेगा ये? जल भरो सिग्निफाइज डैश द विजन ऑफ जल शक्ति। तो जल शक्ति के विजन को जल भरो क्या करता है? 3 नंबर है होल्डिंग, प्रोसेसिंग, मूविंग, स्ट्रेंथनिंग, उसको क्या कर रहा है? शक्ति प्रदान कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी। जल भरो को क्या कर रहा है? जल शक्ति की जो आपकी सरकार का जो अभियान है, जो विजन है, जो एम है जल शक्ति के माध्यम से, वो उस एम को क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रदान कर रहा है, उसको मजबूती प्रदान करा रहा है। ठीक है, दिस सेरेमनी सिंबलाइज द डैश इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन, वेयर एज द लैम्प लाइटिंग सेरेमनी सिंबलाइज रिमूविंग डार्कनेस थ्रू एजुकेशन एंड स्प्रेडिंग द लाइट ऑफ लर्निंग। दिस सेरेमनी, ये जो कार्यक्रम है ये क्या कर रहा है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंबलाइज द 24 में देखेंगे, पार्शियल, कंप्लीट, इमेंस, टोटल। चौथे फिलर्स में देखेंगे आप, दिस सेरेमनी सिंबलाइज द डैश इम्पोर्टेंस, कंप्लीट इम्पोर्टेंस। क्या ये सेरेमनी, अगर केवल हम जल भरो अभियान से ही पूरा वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं? पूर्णतः नहीं कर रहा है। टोटल, कंप्लीट या टोटल दोनों का सेम मीनिंग है। पार्शियल अधूरा भी नहीं कर रहा है, तो आधा हम नहीं बता सकते किस तरह, लेकिन हम यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड के तौर पे सी को ले सकते हैं। इमेंस का मतलब होता है विस्तृत, बहुत ज़्यादा, इन अ लार्ज डिग्री, काफ़ी हद तक ये क्या करता है? ये वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण के महत्व को सिंबलाइज कर रहा है। वेयर इज द लैम्प लाइटिंग, जबकि जो लैम्प लाइटिंग का सेरेमनी होता है वो ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है कि हम एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से अंधकार को, शिक्षा के माध्यम से हम रोशनी फैला रहे हैं, समाज को अंधकार से रोशनी में ला रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है, इट इज रियली अ डैश इनिशिएटिव, यह वास्तव में कैसा इनिशिएटिव है? चलिए 25 नंबर फिलर्स पे चलते हैं। 25 नंबर आपका क्या ऑप्शन है? इट इज रियली अ डैश लाउडेबल, लाउडर, लेबल्ड या लोअर। देखिए ये पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसमें लोअर होगा नहीं। लाउडेबल का मतलब तो प्रशंसनीय, ग्लोरीफाइंग, प्रेजवर्दी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह एक प्रशंसनीय इनिशिएटिव है, यानी इस इनिशिएटिव की हम प्रशंसा कर सकते हैं क्योंकि ये पर्यावरण के हित में है। तो इट इज रियली अ लाउडेबल इनिशिएटिव, यह एक प्रशंसनीय पहलू है, पहल है, सॉरी पहलू नहीं, पहल। एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया शुड इंश्योर टू सेव एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर बाय इंस्टॉलिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स। करके हर शैक्षणिक संस्थान को भारत में ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो जो भी कैसे सुनिश्चित करेंगे कि उनके इंस्टीट्यूट में रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जा रहा है, कंजर्व किया जाता है बाय इंस्टॉलिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट। यानी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपने कैंपस में
रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट को इंस्टॉल करके सुनिश्चित करें कि वो सारे वाटर कंजर्वेशन कर रहे हैं। दिस काइंड्स ऑफ इनिशिएटिव प्रोवाइड अवेयरनेस ऑफ यूजिंग एंड सेविंग वाटर, द एलिक्सिर ऑफ लाइफ। इस प्रकार के जो पहल हैं, इनिशिएटिव्स, प्रोवाइड अवेयरनेस, लोगों को जागरूकता प्रदान करते हैं कि किस तरीके से पानी का यूज करना है और पानी को किस तरीके से बचाना है, जो कि जीवन का अमृत है। एलिक्सिर ऑफ लाइफ क्या है? जल अमृत के समान है, क्योंकि जल ही जीवन है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको कहीं कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए।